हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंटिस्टिक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, तो अभी तक मेरे इस चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने देखा कि ये यूनिवर्स कैसे बना, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और इस वर्ल्ड पे जो प्रूव्ड हाइपोथेसिस है कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ और ये यूनिवर्स से रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा उठते रहते हैं। जब से इंसान डेवलप हुआ है, उसकी सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई है, तब से ये क्वेरीज रहती है कि पृथ्वी कैसे बना होगा और ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत और विकास ने सदियों से मानव जिज्ञासा को आकर्षित किया है। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को हमारे ग्रह के निर्माण और विकास के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक जांचों तक पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई और अरबों वर्षों में यह कैसे बदल गई, यह समझने के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तावित किए गए हैं। ये सिद्धांत धार्मिक सृजन कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक मॉडल तक फैले हुए हैं। कठोर अवलोकन, प्रयोग और सैद्धांतिक अटकलों के माध्यम से शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांडीय घटनाओं, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और जैविक विकास की एक जटिल कहानी को एक साथ जोड़ा है, जिसने हमारी दुनिया को आज के जीवंत और गतिशील ग्रह में आकार दिया है। इस खोज में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के आसपास के विचारों के समृद्ध ताने-बाने में उतरते हैं और ब्रह्मांड की भव्यता और ब्रह्मांड में हमारे घर को गढ़ने के एक जटिल तंत्र को प्रकाश डालते हैं। पृथ्वी का विकास भूवैज्ञानिक, जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है, जो अरबों वर्षों में हुए इन परिवर्तनों ने ग्रह की सतह, वायुमंडल और पारिस्थितिक तंत्र को आकार दिया है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का विकास ग्रह पर जीवन के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वालामुखी परिवर्तन और विभिन्न जीवन रूपों के विकास जैसी प्रक्रियाओं ने पृथ्वी के निरंतर विकास में योगदान दिया है। पृथ्वी के इतिहास और विकास का अध्ययन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे भूविज्ञान के रूप में जाना जाता है और हमें ग्रह के अतीत को समझने और भविष्य में इसके बदलने के तरीकों को समझाने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया पृथ्वी के ओरिजिन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इमैनुअल कांट का। इन्होंने दिया गैसियस हाइपोथेसिस 1755 में। जैन एंड जेफर्स टाइडल एंड ग्रेविटल थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास, द एनिटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन 20th सेंचुरी में, और लास्ट है हॉलियस सुपरनोवा हाइपोथेसिस 1946 में। आइए अब देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक बेनाम तारे का चक्कर लगा रहा था। यह चट्टानी ग्रह लावा से बना था। इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त तक पृथ्वी पर लगातार आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान एक विशाल ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इसका एक अपना चांद भी बना। यह वही ग्रह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। इस वक्त तक तापमान बहुत अधिक और काफी लंबे समय तक ऐसे ही बना रहा, पर धीरे धीरे तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ और इस पर ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 करोड़ साल पहले इसमें फिर से आग और उल्कापिंडों की बारिश का सामना किया। इसे द ग्रेट मीटियोर इम्पैक्ट भी कहते हैं। इस वक्त तक धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंड की भी बारिश होती रही। हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। यह उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ थी जिसमें हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया। बरसते उल्कापिंड धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए। धरती अभी भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियां अभी भी उपयोगी नहीं थी। हमारी पृथ्वी अभी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। वायुमंडल में ऑक्सीजन भी नहीं था। धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, पर अब यह परिस्थितियां बदलने वाली थी। धरती में एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश हुई। अब की बार अपने साथ केवल पानी ही नहीं बल्कि यह बहुत कुछ अनमोल चीज भी लेकर आया जो धरती को जीवन देने वाला था। अपने साथ खनिज लेकर अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक इसे ट्रांसपोर्ट किया, परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनी बने हुए थे जो पानी को गहराई में भी गर्म रखते थे। यहीं पर जीवन का पहला बीज विकसित हुआ। लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने एक केमिकल रिएक्शन किया जिससे जीवन का यह बीज विकसित हुआ और यहाँ जन्म हुआ पहला एक कोशीय जीव जो एक प्रकार की बैक्टीरिया थी। यह बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब यह पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म एक कोशीय जीव से भर गया। कई करोड़ साल बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि यह आपस में कुछ इस प्रकार से पत्थरों जैसे संरचनाओं में बदल गए जिसे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा गया। ये स्ट्रोमेटोलाइट चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की पूरी बस्ती थी। यह बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भी भोजन में बदल देते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यह एक सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया जो जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था।
वास्तव में इनके बिना इस धरती पर कोई जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब सालों तक इस पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अभी किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था और न ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। केवल छोटे छोटे द्वीप समूह ही थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब पृथ्वी की क्रस्ट में हलचल होने लगी, इससे प्लेट टेक्टोनिक्स टूटने लगी। फिर इन प्लेट के मूवमेंट्स के कारण यह सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया। इसका नाम रूडिनिया था। इस समय धरती का तापमान 32 से 35 डिग्री था और एक दिन लगभग 13 घंटों के बराबर। मगर अब समय बदलने वाला था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अब धरती का आसमान कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से ढक गया। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के मोटे परत के रूप में जमने लगी। वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के लिए काबिल नहीं रहा। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और पहले आइस एज की शुरुआत हुई। सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती में जमा बर्फ फिर से पिघलने लगी और धरती फिर से सामान्य रूप लेने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो इस आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल गया था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती। ऑक्सीजन की उपलब्धता में ये एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में सब तरफ फैलने लग गए थे। यहाँ समुद्र में छोटे छोटे पौधे और जीव, साथ ही बड़े आकार के जीव जैसे एनोमिला कैरिस, मल्टीसेल्युलर जीवों के ऐसे प्रजाति थे जो कि एक कोशिकीय जीव से विकसित हुए थे। पिकाया, ये जीव केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ अधिक विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने लगा। इनसे ही विकसित होकर यह खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले जब धरती कुछ जानी पहचानी सी हो गई, तभी धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था। परंतु अब भी जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे। धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी विकसित नहीं हुए थे। पर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेज जो पृथ्वी की जमीन पर कुछ भी विकसित होने नहीं दे रही थी। पर अब धरती के वायुमंडल में एक परत ओजोन गैस लेयर का निर्माण हो रहा था। वायुमंडल में प्रेजेंट ऑक्सीजन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ओजोन लेयर बना रहे थे जो आज भी हमें यूवी रे से बचाता है। इसके कारण ये धरती पर छोटे शैवाल पनप सके, साथ ही जीवन भी विकसित हो रहे थे। इसी समय पहली बार समुद्री जीव जो एक मछली थी, टिकटालिक रोजोई, जो जमीन में धीरे धीरे चलने में विकसित हो गई। इसने अपने फिंक्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और करीब 1 से 1.5 करोड़ साल पहले इवॉल्व होकर यह जमीन में चलने लायक विकसित हो गई और इन्हें ही बाद में कहा गया टेट्रापोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स विकसित हो गए थे और यही जमीन पर रहने वाले पहले जीव बने और आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स, बर्ड्स एंड हम ह्यूमंस में विकसित होने लगे। धीरे धीरे सब तरफ विकास हो रहा था, पर अब धरती पर सब कुछ बदलने वाला था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण तापमान बढ़ गया। इससे धरती पर फिर अकाल पड़ गया। सारे पेड़ सूख गए और जीवों की 95% आबादी खत्म हो गई। अकाल में कुछ ही जीव जिंदा रह पाए जिन्होंने कुछ भी खाकर अपना जीवन यापन किया। गर्मी और रेडिएशन से बचने के लिए जमीन के अंदर बिल और गुफाओं में रहना शुरू किया और समय बदलता गया, परिस्थिति सुधरने लगी, धरती का एटमॉस्फेयर नॉर्मल होने लगा। अब आज से करीब 30 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से नए जमीन का निर्माण हो गया और आपस में मिलकर नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया गया जिसका नाम था पैंजिया। अब धरती आज के जैसे दिखाई देने लगी। सभी जीवों में विकास फिर से होने लगी और बचे हुए 5% जीव भी विकसित होने लगे जो धरती पर काफी लंबे समय तक रहने वाले थे। ये वे डायनासोर जो बचे हुए 5% से विकसित हुए थे। अब डायनासोर में भी कुछ मांसाहारी हुए और कुछ शाकाहारी हुए और एक लंबा वक्त इनका चला। करीब 165 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने की वजह एक बड़ा उल्कापिंड था जो धरती से टकराया था। डायनासोर का समय मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को वैज्ञानिक 3 अवधियों में बांटते हैं, ट्राइजिक, जुरासिक और क्रेटिशियस। डायनासोर को खत्म करने वाला क्षुद्र ग्रह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चिकसुलग में गिरा था। इस टक्कर से 145 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया जिसे चिकसुलग क्रेटर के नाम से जाना जाता है और बचे हुए डायनासोर के विलुप्त होने के करीब 1 लाख साल बाद स्तनधारियों की संख्या दोगुनी हो गई और उनका आकार रैकून जैसा हो गया। ये जीव ताड़ के जंगलों में रहते थे। करीब 2 लाख सालों के बाद ताड़ के जंगलों की जगह पौष्टिक बीजों के कारण नए स्तनधारी विकसित हुए और उनकी विविधता 3 गुना बढ़ गई। इनमें से सबसे बड़ी प्रजाति बीवर के आकार की थी और इसका वजन 25 किलोग्राम तक था। 7 लाख साल बाद फलीदार पौधों की उत्पत्ति हुई। स्तनधारी ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ था जो विलुप्त होने से बच गए थे या फिर कहीं और से आए थे। पक्षियों ने सबसे पहले बड़े आकार में विकास किया। अब अगली वीडियो में देखते हैं पृथ्वी के जीवों का विकास।